नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आप लोगों को सरकारी नौकरी से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं और आज हम एक ऐसे ही सक्सेसफुल छात्र को आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे अनिरुद्ध पुरोहित जी को, जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनिरुद्ध की सफलताओं के बारे में बता दूं तो अनिरुद्ध ने सबसे पहले तो अभी जो रिसेंट आपका रिजल्ट आया हुआ है कनिष्ठ सहायक का, उसमें ओपन में उनकी 82 रैंक है। उससे पहले वीडियो वीपीडीओ में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो जो पर्सनल असिस्टेंट है, जिसका पेपर आपका मार्च 2021 में हुआ था, उसमें उनकी 9th रैंक थी। हाई कोर्ट क्लर्क टाइपिंग इन्होंने दिया हुआ है। हाई कोर्ट में जो स्टेनो का आपका था, उसमें 25th इनकी रैंक थी। और जो अभी रिसेंट में आपका लोअर पीसीएस 2022 का आपका एग्जाम हुआ था प्री का, तो उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी ये आपका मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अनिरुद्ध, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत प्रणाम पहले तो, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। जी थैंक यू अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध, थोड़ा सा आप और भी अपने बारे में आप बताएंगे। जी सर। बेसिकली नाम तो सर ने बता ही दिया है। मेरा नाम अनिरुद्ध पुरोहित है और मैं रुद्रप्रयाग जनपद के कुइली गांव से, एक सामान्य छोटा सा गांव है, उससे मैं बिलोंग करता हूं। और मैंने जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो अपने गांव के पास में ही चोपड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा है, वहीं से मैंने उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने बीएससी किया है और बीएससी करने के बाद मैंने एमए किया है 2 सब्जेक्ट में, एक इंग्लिश में और एक पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया है। और उसके बाद से ही मैं लगातार 4-5 सालों से तैयारी कर रहा था। और तैयारी करने के दौरान सबसे पहला मेरा जो एग्जाम निकला था वो था हाईकोर्ट क्लर्क का, जिसमें कि मैंने 12,000 की डिप्रेशन के साथ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी टाइपिंग क्वालिफाई करी थी, लेकिन उसमें मेरा फाइनल में नहीं हो पाया था। ओके। उसके बाद स्टेनो वाला जो हाईकोर्ट का था उसमें मेरी 25वीं रैंक आई थी। उसके बाद जो पर्सनल असिस्टेंट का पेपर था उसमें मेरी 9वीं रैंक आई थी। उसके बाद वीडियो वीपीडीओ में मेरी 224 रैंक आई है और जो कनिष्ठ सहायक का है उसमें मेरी 82 रैंक आई। चलिए, बहुत बहुत बधाई फिर आपको अनिरुद्ध इसके लिए। तो अनिरुद्ध, जी अगर सर, हम धन्यवाद। बात करें जो इतनी आपने एग्जाम्स निकाले हैं, तो आपने शुरुआत कहाँ से करी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की? जी सर, शुरुआत में तो सर पहले कुछ जानकारी भी नहीं रहती थी, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर से पूछा, अपने आसपास देखा। और फिर मैं, क्योंकि अपने उतना गांव में और उधर उतना माहौल था भी नहीं, तो फिर मैं देहरादून आ गया। देहरादून आने के बाद कुछ और मित्रों से मिले, कुछ कोचिंग वगैरह में हम लोग गए। तो यहीं से सर हमने शुरुआत करी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, और यहीं से तैयारी स्टार्ट। ओके। तो अनिरुद्ध, अभी आप कहीं अभी तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे जॉब वगैरह भी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? नहीं सर, मैं तैयारी ही कर रहा हूँ अभी। लोअर पीसीएस मेंस और अपर पीसीएस में भी मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। तो ओके। अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी साथ में चल रही चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेंस पेपर्स के लिए। तो अनिरुद्ध जी, है। जी एक सर, बात धन्यवाद। और बताएं, जैसे आपने बात करी कोचिंग से रिलेटेड, तो जो बुक्स हैं, मतलब आपने अगर हम शुरुआत की बात करें तो कौन कौन सी बुक्स, अगर हम बात करें या यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस की हम बात करें, जहाँ पे 20 नंबर जी की हिंदी आती है, 40 का उत्तराखंड आता है, 40 का आपका नॉर्मल जो जीएस वाला पार्ट है, तो उसमें जी बुक्स सर, वगैरह कौन सी लेनी चाहिए? बिल्कुल सर। बुक्स से पहले सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कई बार जब नया होता है बच्चा तो हम्म उसको इतनी जानकारियां नहीं होती है। तो सबसे हम्म पहले तो, क्योंकि आयोग ने साइट पर सिलेबस दिया हुआ है, तो हम लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। और हम्म सिलेबस डाउनलोड करने के साथ उसको प्रिंट हार्ड कॉपी में उसको रखना चाहिए। हम्म और हार्ड कॉपी में रखने के बाद पहले हमें सिलेबस समझना चाहिए कि असल में आयोग डिमांड क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है ना। और उसके बाद बुक्स की ओर हमें फोकस करना चाहिए। तो बुक्स, जैसे हिंदी की मैं बात करूं सबसे पहले, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इसमें। और 20 नंबर, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग होती है, कई बच्चे, मैंने भी खुद एक बार, मेरे 20 में से 20 नंबर एक बार एग्जाम में आए हैं। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो हिंदी के लिए सबसे बेसिक बुक तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी जो 9th और 10th की आती है हिंदी व्याकरण करके, वो हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए। उसके बाद जो बेसिक बाजार में मिलती है, सब लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं, लूसेंट की, वो हमें रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बी आर पनेरू जी की किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब मुझे लगी, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि ऑप्शन लगाने की बहुत बड़ी भूमिका होती है उसमें हिंदी में, तो उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है, वो भी हमें फॉलो करनी चाहिए। और साथ में साहित्य वगैरह का जो पोर्शन है उसके लिए एनसीईआरटी ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जो जनसंचार और पत्रकारिता वाला पोर्शन है उसके लिए 11 और 12 में एक किताब आती है, अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो उसे हमें पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो वहां से हमारा पूरा ये हिंदी का कवर हो जाता है। ओके। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ से प्रश्न पूछे, तो उसके लिए 4-5 बेसिक किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो परीक्षावाणी तो रामबाण है, उसको तो हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ में उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास है, ये अजय रावत जी की किताब है। साथ में उत्तराखंड का नवीन इतिहास है, यशवंत कटोच की किताब, थोड़ा सा उसमें ब्रिटिश प्रशासन अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूकेपीडिया भगवान सिंह धामी जी की किताब, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी।
तो वो भी बढ़िया किताब है। इसके साथ में वन लाइनर करके किताब आजकल आ रही है, वो भी अच्छी किताब है। और अगर इससे आगे थोड़ा सा हम बढ़े तो फिर घनश्याम जोशी जी को भी हम फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी काफी चीजें आजकल पूछी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में जो अब वो 40 नंबर का बचा है जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें 30 नंबर का तो लगभग भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है। फिर 10 नंबर में आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं, 3-4 नंबर का करंट अफेयर आता है, 3-4 की रीजनिंग, 3-4 का कंप्यूटर। तो उसमें जी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो आप बता रहे हैं कि हिंदी और उत्तराखंड पे ही फोकस रखते हैं, बट अगर जी मेरिट सर, में आना है तो आपको वो भी छोड़ना नहीं है, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी बिल्कुल सर। आप मेरिट पे आएंगे। जैसे आजकल मेरिट वैसे ही आपकी हाई जा रही है, तो उसमें उसकी जी सर। तैयारी आपने कैसे की थी? जी सर, जीएस में तो सबसे बेसिक किताब तो लूसेंट, और जो लूसेंट की थ्योरी और लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है, यही सबसे बेसिक किताब है। लेकिन आजकल जब जैसा मैंने पैटर्न थोड़ा सा देखा है पिछले 5-6 एग्जाम का या फिर उससे पहले भी, तो अब आयोग क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी को ही ज्यादा फोकस कर रहा है। और अब क्योंकि डिलीट वगैरह ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी को ही मान रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें 9 से और 12 तक की जो एनसीईआरटी है, जो मैंने भी फॉलो करी है, तो 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उनको प्रॉपर तरीके से हमें जीएस के लिए देखना चाहिए। और इसके बाद हमें लूसेंट अपने पास रखनी चाहिए, लूसेंट थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो ऑप्शन लगाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव की किताब हो जाएगी, और बाकी जो जितना भी डीप पढ़ने के लिए एनसीईआरटी और लूसेंट हमें पढ़नी चाहिए। और बाकी इसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के कभी 4-5 क्वेश्चन, कभी 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए मार्केट में किताब परीक्षा मंथन करके आती है। उसमें क्योंकि पुराने सारे प्रश्न दिए हुए होते हैं पुराने परीक्षाओं के, तो वो हम लोग थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। उससे काफी मुझे काफी हेल्प हुई, और कंप्यूटर में मेरा काफी अच्छा स्कोर उसमें रहा। और बाकी रीजनिंग के लिए ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा भटकने की हमें जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल रीजनिंग आती है। उसमें सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं, वो या तो हम कुछ सॉल्व पेपर मार्केट में आते हैं उनको ले लें, या छोटी छोटी कुछ पत्रिकाएं रीजनिंग की आती हैं उनको ले लें, या टॉपिक के हिसाब से हम यूट्यूब वगैरह से भी आजकल आपके चैनल के माध्यम से भी या अन्य चैनल भी इसको कर रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। उसमें आराम से मुझे लगता है कि 9-8 या इतने नंबर हम लोग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 8 नंबर आराम से ला सकते चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने अनिरुद्ध बताया। अब अनिरुद्ध यहीं पे ना एक बात करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आप पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी ये हैं। ट्रेंड देखते हैं कि आज अगर फॉर्म निकलता है तो उसका जो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, पहले एग्जाम में ही आपका 2 साल लग जाते हैं। तो उस बीच में जी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, या किस तरीके से लगातार पढ़ाई करते रहें? जी सर, सबसे जरूरी सर यही मुझे लगता है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी करना आसान है, मतलब आदमी कर सकता है तैयारी, एवरेज एक स्टूडेंट भी, जैसे मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने भी तैयारी की, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि आज मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, कल एग्जाम दे देता हूँ और परसों रिजल्ट आके मेरा ज्वाइनिंग हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मुश्किल होता है। तो हमें इस बीच धैर्य थोड़ा सा रखना होता है, और परिवार का साथ लगातार मिलता है तो फिर अच्छे तरीके से रहता है, खुद को मोटिवेट करना होता है। क्योंकि ये जो उत्तराखंड में ग्रुप सी की यात्रा है, ये थोड़ा सा लंबी यात्रा है मैं कहूंगा, क्योंकि फॉर्म ही एक बार इतने लेट आते हैं, फिर तैयारी में थोड़ा सा कुछ चीजें हो जाती हैं। तो अपने आप को समझाना, अपने आप को धैर्य रखना, और एक ऐसी टीम हमारे पास, मतलब एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो तैयारी करें, मोटिवेट करें, और लगातार कुछ ऐसे हों जो क्वालिफाई हों, जिन्होंने परीक्षा दी हो और वो निकले भी हों। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हमें मिलना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, और अपनी एक अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हों साथ में, तो लगातार मुझे लगता है कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और 3-4 साल की यात्रा तो लगती है नॉर्मल उत्तराखंड में सिलेक्शन पाने की। ओके, ठीक है। चलिए अनिरुद्ध, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया। अब सपोज कीजिए अनिरुद्ध, जैसे आप तो अभी देहरादून में हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट हैं वो अभी जी गांव सर। में ही हैं, या उनके पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि वो देहरादून आए, तो वो अपनी तैयारी कैसे शुरुआत करें? सर, अब मुझे नहीं लगता है कि देहरादून ही एक माध्यम है कि जहां सरकारी नौकरी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इतने यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, इतनी अवेयरनेस के पिछले 1-2 साल में, तो कोविड के बाद तो ऑनलाइन इतना हो गया है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। आपके चैनल के माध्यम से भी जब मैं देखता था 2019 और इसके आसपास बुक्स और वो सारी चीजें, हमने आपसे भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो अब ऐसा कुछ मतलब गैप रह नहीं गया है। गांव के लोग भी बहुत अच्छे यूट्यूब में चैनल आ गए हैं, और अन्य चीजें आ गई हैं, ये जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे मार्गदर्शन लेके, और खुद से भी गांव का बच्चा भी तैयारी कर सकता है। और मेरे बहुत सारे जानने में ऐसे हैं जो लोग निकले हैं अच्छे अच्छे रैंक के साथ, मुझसे भी अच्छे रैंक के साथ गांव के जो लोग हैं वो निकले हैं। तो आज मुझे लगता नहीं है कि पैसा गैप बचा हुआ है सर। ओके, चलिए, थैंक यू अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने बुक्स वगैरह के बारे में तो बताया। अब यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे जी हम सर। भी अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि आप बुक्स पढ़ते समय नोट्स बनाएं, ताकि आपको जिस टाइम पे आप जी एग्जाम सर। के टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सकें। तो आप नोट्स के जी। इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, सबसे मुस्तफल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है कि नोट्स की है। और आजकल जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे के जो टॉपर्स हैं या जो सिलेक्ट हो गए हैं, मुझसे भी जब से मेरा रिजल्ट आजकल आया है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर अपने नोट्स दे दीजिए, अपने नोट्स दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स हमें खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि दूसरे के नोट्स से कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और मेरा भी जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैं भी ऐसे ही लोगों के पीछे भाग रहा था कि सर नोट्स दे दीजिए, सर नोट्स दे दीजिए। लेकिन मुझे लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ।
और मैंने फिर कुछ लोगों से गाइडेंस ली और उन्होंने मुझे बताया कि जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक खुद का मैटर तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि पुराने पेपरों के पैटर्न के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि क्या डिमांड है आयोग की या पेपर की क्या डिमांड है, और उसके हिसाब से खुद के अच्छे नोट्स हमें तैयार करने चाहिए, क्योंकि अपने जो नोट्स होंगे ना वो सर्वश्रेष्ठ नोट होते हैं, वो किसी के नोट्स के कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो खुद के नोट्स बनाने चाहिए, और इसमें दो प्रकार के नोट्स बनाने चाहिए। एक तो आप डीप में सारे चीजें जितने भी, चाहे उत्तराखंड है, हिंदी है, जीएस, एक डीप में आप बना लीजिए, और एक फिर उसका क्या करिए कि शॉर्ट नोट उसका तैयार करिए, ताकि परीक्षा से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोग क्या करें, उससे रिविजन करके और परीक्षा हॉल में जा सकें, ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो। तो एक शॉर्ट नोट मतलब एक पूरी किताब अगर परीक्षावाणी है तो उसमें वो 10 पेज में, 12 पेज में पूरा शॉर्ट में भी हमें तैयार होना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम पे हम उसका रिविजन कर सकें। तो शॉर्ट नोट और डीप नोट्स हमें तैयार करने, खुद के नोट्स तैयार करने चाहिए, यही मैं सबको सलाह दूं। ओके, ठीक है। चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने रिवीजन की बात की, तो रिवीजन आप एग्जाम से पहले ही करते थे या वीकली बेस पे या डेली बेस पे, इस तरीके से रिवीजन करते थे आप टॉपिक वाइज? नहीं सर, डेली बेस पे तो मैं नहीं करता था, लेकिन हाँ वीकली मैं जरूर करता था। जैसे 5 दिन हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद जो सैटरडे संडे का होता था तो उसमें मैं रिवीजन को 2-3 घंटे दे देता था। और रिवीजन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है सफलता के लिए, तो रिवीजन करना जरूरी है, लेकिन डेली करने में फिर ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वीकली रिवीजन करना चाहिए, और वीकली 2-3 घंटे हम निकालेंगे तो आसानी से हमारा रिवीजन हो जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपने बीच में एक चीज और कही थी, जिस टाइम पे हमने हिंदी की बुक्स की बात की थी, कि हमको वहाँ पे ऑप्शंस लगाने हैं। तो बच्चों जी को सर। जैसे हम भी गाइड करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए, तो क्या आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, या संडे टू संडे आप करते थे, किस तरीके से रहता था? मैंने सर किताबों से ही मैंने देखा था कि किताबों में जो, जैसे हिंदी में जैसे आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, तो उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। उत्तराखंड में जैसे परीक्षावाणी ही मैटर मिल जाता है, या फिर उसके में यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे जो चैनल हैं वो क्विज वगैरह करवाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से मैंने हेल्प ली, और क्विज लगाना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग कितनी गहराई में है, या कितनी तैयारी हो रही है, या कौन से टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो गलत हो रहा है प्रश्न या सही हो रहा है। तो ये तभी पता चलता है जब क्विज हम लोग लगाते हैं। तो यहीं से हमने हेल्प ली। ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी पूछना चाहूंगा। आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल के बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और पहले 2-3 साल पहले तक क्या होता था कि ज्यादा चैनल थे भी नहीं, तो बुक्स के बारे में या फिर और गाइडेंस के बारे में, ये कैसे तैयारी करनी है, पहले तो हमें सिलेबस के बारे में ही पता नहीं होता था, जब तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो सिलेबस के बारे में ये सारी चीजें आपके चैनल के माध्यम से, गुरुजी उत्तराखंडी के माध्यम से हम लोगों ने देखा। और क्लासेस भी, उत्तराखंड की क्लासेस और अन्य जो क्लासेस हैं, वो भी मैंने आपके चैनल से बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। और मैं और भी जो हमारे नए जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप गुरुजी से जुड़िए, और जितनी भी चीजें सर यहाँ पर सिखा रहे हैं, आप गुरुजी से भी मार्गदर्शन लेंगे तो जरूर आप एक दिन सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू अनिरुद्ध। अब यहीं पे अनिरुद्ध, जो अभी छात्र इस समय जैसे आपने बात की, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक संदेश आपका होगा कि वो अगर हो तो वो सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी? जी सर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सिलेबस का प्रॉपर तरीके से, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बिना सिलेबस के हम लोग किताबें पढ़ते रहते हैं और वो पता नहीं चल पाता कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस का हमें ज्ञान हो, पूरा सिलेबस पता हो कि हाँ क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं है। और उसके बाद हमारे पास मटेरियल पूरा एक बार एकत्र हो जाए, ये किताबें हमारे पास प्रॉपर तरीके से हो जाए। और उसके बाद हमें अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए, और अपने नोट्स बनाने के साथ साथ हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, तो हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, और एक सही ट्रैक में हम लोग जाएं। और जो एक चीज और है कि जरूर अपने जीवन में एक न एक गाइड जरूर आप लोग रखिए, या कोई जो पहले सेलेक्ट हुआ है, या आपके गुरु जी हैं कोई है, उनको अपना गुरु बनाकर, अपना गाइड बनाकर उनसे लगातार मार्गदर्शन देते रहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा सही ट्रैक पर जाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से तैयारी करेंगे तो आसानी से आपका एक न एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे अनिरुद्ध आपने बताया। अब जैसे अनिरुद्ध, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो आपका फ्रेंड सर्किल है वो भी तैयारी वाला होना चाहिए, और जैसे अभी आपका लोअर पीसीएस का प्री निकला हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आपका पीसीएस प्री में भी हो जाएगा, तो अब जो अगर आपके संगी जो साथी हैं, या जो आपका फ्रेंड सर्किल अगर है, तो वो इस समय किस हिसाब से तैयारी कर रहा है, या जो और लोग अभी हैं और जो दूसरी जगहों पे हैं आपको देहरादून में, तो वो कैसे तैयारी करें? बिल्कुल सर, तैयारी तो मेंस के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि प्री सबने क्वालिफाई किया है तो नॉलेज तो सबको है, लेकिन मेंस में मेन होता है लिखने का, ये रिटन का। तो मुझे लगता है कि मेंस की जो प्रैक्टिस है वो लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जितने से ज्यादा प्रश्न लगाएंगे, या फिर उस तरीके से हम लोग सोचेंगे कि हाँ कौन सा प्रश्न कहाँ से उठ सकता है या कहाँ से बन सकता है, और जो पुराने पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या चीजें अभी बनी है, पेपर में प्रश्न बने हैं, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और हमारा भी जो फ्रेंड सर्कल है जिसमें
सभी लोग मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में सब लोग सिलेक्ट हुए हैं लोअर पीसेस में भी, तो हम लोग साथ में ही डिस्कशन करते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, करंट को लेकर क्या क्या इश्यू होने चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से स्कीम को फोकस करना चाहिए, तो इन सबको लेकर हम लोग बातचीत करते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अभी इसके बाद हम एक अपना जो हमारा है जो रैपिड फायर है उसको हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जी लास्ट क्वेश्चन, कि आपकी इस सफलता का राज क्या है? सर, सफलता का राज तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मेहनत है और धैर्य है, पेशेंस है, और गुरुजनों का, माता पिता का और मेरे भाई का और मेरे मित्रों का सहयोग है, कि जो निरंतर जिन्होंने भरोसा जताया, और मुझे कई बार मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा उन लोगों का होता था, मेरे गुरुजनों का, माता पिता का, भाई का होता था कि हाँ आप कर लेंगे, तो उनका भरोसा मुझे लगता है कि सफलता का राज। ओके चलिए, थैंक यू अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अब हम अपने इस वीडियो के, इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां पर हम आपसे रैपिड क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब आपको हम ऑप्शंस देंगे, उन ऑप्शंस में से आपको जी सर। एक ऑप्शन चूज करना है, और ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, ठीक है? उस हिसाब से हम इसको स्टार्ट ओके। करते हैं, ठीक है? तो ओके चलिए सर। इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको चूज करना है सेंट्रल जॉब्स या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की स्टेट गवर्नमेंट जॉब? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। कोचिंग या सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस? ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। ऑफलाइन। ओके। मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। ओके। अगर आप जो गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं तो उत्तराखंड सिस्टम में सबसे पहली कौन सी चीज सुधारना चाहोगे? एक तो जो वर्किंग कल्चर है उसको मुझे लगता है कि सुधारने की जरूरत ओके। उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा जगह अपने घर को छोड़ के? है। सबसे पसंदीदा जगह केदारनाथ। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अनिरुद्ध, ये अभी रैपिड फायर हमने यहीं पे आपका कंप्लीट किया है। आपको अभी हम सबसे पहले तो बेस्ट विशेष देना चाहेंगे कि आपका जो एग्जाम हो, अभी आप जो हाई कोर्ट में वीडियो वीपीडीओ कलिंग साइगी आपने निकले हैं, तो बहुत जल्दी हम आपको एक पीसीएस ऑफिसर के रूप में दोबारा मिलें, ऐसी हमारी यहाँ पे आशा है। और जी आपको सर। आपके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। जुड़ते रहिए, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। हम फिर जरूर जी सर। आपसे बाद में मिलेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज का यह वीडियो अब यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आप अनिरुद्ध जी से जुड़ना चाहें तो आप इनसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक में ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आप सभी इनसे सीखिए। और आपको अगर इस वीडियो से फायदा हुआ हो तो नीचे कमेंट में आप थैंक यू अनिरुद्ध लिख सकते हैं, ताकि आपका जो प्यार है वो आपका अनिरुद्ध तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।